दर्शकों नमस्कार। एशियन टुडे परिवार हमेशा से ही आपके लिए समसामयिक मुद्दों पर समसामयिक विषयों को लेकर आता रहा है। आपसे साक्षात्कार, आपसे विशेष फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से मिलता रहा है। आज इसी सिलसिलों की कड़ी में एक कड़ी और है। हमारा पूरा समूचा चूरू जिला भयंकर तपत और गर्मी की चपेट में है। पारा 2 बार यहाँ पर 50 डिग्री से ऊपर उछल चुका है और अभी भी वर्तमान में 50 के इर्द गिर्द ही टेम्परेचर बना हुआ है। बहुत लोग इस गर्मी के कारण से अपने स्वास्थ्य को खो चुके हैं और बहुत से लोग इससे परेशान हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है चूरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर मेडिसिन और चूरू राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल में कार्यवाहक पीएमओ श्री डॉक्टर FH गोरी साहब। गोरी साहब, आपका एशियन टुडे के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये तो शायद ही आपको बताने की ज़रूरत हो क्योंकि आपके हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में निरंतर इन दिनों लू के हीट स्ट्रोक के जो रोगी हैं वो आ रहे हैं। हम आपसे थोड़ा सा शुरुआत में यही जानना चाहेंगे कि चूरू का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री के इर्द गिर्द चल रहा है, लू चल रही है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, तापाघात हो रहा है। ये आपकी मेडिकल साइंस में हम इस चीज़ को क्या समझ सकते हैं? ये क्या चीज़ है? जब वातावरण में टेम्परेचर तापमान ज़्यादा हो जाता है और उसके साथ हवा चलती है तो शुष्क हवा होती है, गर्म हवा होती है, तो एक दोनों का मिला जुला असर तापाघात का कारण बनता है और उसको लू कहते हैं। साधारण हवा को लू नहीं कहा जाता जी। जो मई जून में 45 टेम्परेचर के बाद एक निश्चित गर्म और शुष्क हवा के रूप में जो हवा जिस गति से बहती है, जो कि चमड़ी को डायरेक्ट टच करके उस पर कुछ असर छोड़ने की स्थिति में रहती है, जी। उस हवा को लू कहा जाता है। और चूरू के रहने वाले लोग इस हवा से वाकिफ़ हैं और वो समझते हैं कि लू क्या होती है। जी। लू चलने से, गर्म टेम्परेचर होने से, इसमें हमने जो मेडिकल साइंस है जी उसने ये माना है कि इसमें 5 तरह की स्टेज हो सकती है जी। हालांकि होता सारा काम टेम्परेचर और लू चलने से ही है जी। लेकिन उसको हमने मरीजों को ट्रीटमेंट की सुविधा के हिसाब से स्टेज में बांटा है। जी। मेडिकल साइंस ने उस चीज़ को अलग अलग स्थिति बताई है। जैसे लू की अगर प्राथमिक स्थिति देखते हैं तो उसको अपने हीट रेस कहते हैं जी। तो उसमें अपने जैसे चमड़ी गर्म पड़ जाना, चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाना, तो वो एक प्राथमिक अवस्था है। उसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता, मरीज़ को तुरंत ठंडा जगह रखना और पानी ज़्यादा पीना, वहाँ तक में ही उसका काम संभव है। दूसरी अवस्था उसकी जो अपन सोच सकते हैं वो जैसे उसमें सन बर्न की स्थिति कहते हैं, या अपन कहते हैं जिसकी चमड़ी जल गई। आम लोग जो गांव के लोग हैं वो भी समझते हैं चमड़ी की स्थिति लाल के बाद में थोड़ी ब्राउनिश जली हुई सी महसूस होती है, यानी चमड़ी के अंदर गर्म लू चलने से, गर्म टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर जो चमड़ी की लेयर है, परतें हैं, उसका पानी जो नॉर्मल अवस्था में उसको सही रखने के लिए ज़रूरी होता है, उसकी चमड़ी में कमी आ गई। तो सबसे पहले कहाँ कमी आएगी? डायरेक्ट जहाँ टच होती है वहाँ आएगी, फिर बॉडी के अंदर कम आएगी जी। उसको अपने सन बर्न की स्थिति कहते हैं जी। तो वो अवस्था विशेष रूप से अलर्ट करने वाली है। उसमें व्यक्ति को डायरेक्ट टच में, हीट में नहीं रहना चाहिए, टेम्परेचर में नहीं रहना चाहिए, लू में नहीं रहना चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए, तो पानी का और ORS के घोल का अत्यधिक सेवन करना चाहिए। अपने साधारण भाषा में पहले ठंड का ही पीते थे, गर्मियों में लोग शिकंजी का इस्तेमाल करते हैं, नींबू की। ये चीज़ें उसमें लाभदायक होती है, उसमें भी कोई घबराने की और टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद तीसरी जो अवस्था होती है उसमें हीट क्रैम्प्स की स्थिति आ जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि मरीज़ को और आपको समझने वाली बात यह है कि एक टाइप से ऐंठन शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर जी। सबसे पहले पाँव में और हाथ में, आपको अंगुलियों और हाथ में ऐंठन शुरू हो जाती है, जिसमें कहते हैं अपने क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, जिसको बाइंटे आने कहते हैं मारवाड़ी भाषा में। अपनी भाषा में आप आम लोग से समझने की भाषा में उसको कहते हैं बाइंटे आना लग गया। तो बाइंटे जो आने लग जाते हैं
तो इसका मतलब उसके अंदर पानी के साथ साथ नमक की भी कमी शरीर के अंदर जी आ गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ गई है। उसको रोकने के लिए हमारे पास में सबसे पहला बचाव तो वो वही है कि सूती कपड़े, पूरा शरीर ढका हुआ हो, छाया में रहे, छतरी का इस्तेमाल करें बाहर निकलें तो, और ज़्यादा देर धूप में नहीं रहें, पानी खूब पिएं। लेकिन जब ऐंठन शुरू हो जाती है तो उसमें नमक का घोल आवश्यक हो जाता है। नमक का पानी और शिकंजी में नमक मिला के, इवन चाय पीते हैं तो चाय में नमक मिला के तो उसका सेवन ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है, वरना वो ऐंठन रुकती नहीं है। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाए तो अगली अवस्था में जाने की या बेहोश होने की स्थिति बढ़ने लगती है। तो ये एक अलार्म की और डॉक्टर को मिलने की अवस्था आ जाती है। जी। तो पहली स्थिति तो हो गई रेस की, जिसमें चमड़ी में जलन शुरू हुई। दूसरी स्थिति हुई उसमें सनबर्न की। तीसरी स्थिति होगी क्रैम्प्स की। अब चौथी स्थिति आती है, वो उसको कहते हैं हीट एक्सॉशन और हीट कन्वर्सन्स या हीट एक्सॉशन। तो उस अवस्था में क्या होता है कि ऐंठन के बाद में मरीज को चक्कर आने लग जाते हैं साथ, और चक्कर आने के साथ में उसको कमड़े आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, खड़ा नहीं रह सकता, घूम सी महसूस होने लगती है। वो अवस्था बोतल लगाने की स्थिति, ड्रिप लगाने की स्थिति और पानी की तुरंत पूर्ति करके पानी की कमी और नमक की कमी को ठीक करने की स्थिति में होती है। घर पे भी उसका इलाज चौथी अवस्था तक संभव है। वो ये है कि आप ठंडी जगह रहो, गर्म पानी का नहीं आए, गर्म पानी से बचाव करो, गर्म एनवायरनमेंट से बचाव करो, और ठंडे पानी से शरीर का तौलिया भिगो के और शरीर पे पहुंचना चालू कर दो, और पानी धीरे धीरे पीना चालू कर दो। इस अवस्था में अगर उल्टी या दस्त जुड़ जाता है तो स्थिति विकट आ जाती है। जी। तो अगर साधारण लू लगी है, साधारण हीट लगी है, साधारण तापाघात हुआ है, तो सामान्यतया उल्टी दस्त होने की स्थिति नहीं रहती, और मरीज की स्थिति में सुधार घरेलू उपचार से ही संभव है। पांचवी स्थिति जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं, जिसका अपने ज़्यादातर इसकी सीरियस स्थिति में मानते हैं, उसके अंदर साथ में न्यूरोलॉजिकल और अन्य प्रॉब्लम है वो होने लगती है, जिसमें बेहोशी का ज़्यादा आना, कमेड़े आना, और पेशेंट को बोलने में दिक्कत होना, खड़े रहने में दिक्कत होना, 104 के आसपास टेम्परेचर हो जाना, शरीर का गर्म जलने लग जाना, शरीर में ऐंठन हो जाना, अकड़ आ जाना शरीर में। तो ये स्थिति अस्पताल में भर्ती की और आईसीयू में मरीज को ले जाने की होती है, और इसमें मरीज के लिए कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। चूरू के लोग 50 टेम्परेचर में जीना सीख चुके हैं। ये इसी बात से संभव है कि आप देखिए कि लैंसेट जो हमारा मेडिकल जर्नल है, उसके आंकड़ों के हिसाब से 2012 में करीब 10 लाख केस पूरे रिकॉर्ड किए गए थे नेशनल लेवल पे। 2016-17 में 40 लाख केस रिपोर्ट हुए हैं। 2017 के बाद के अंदर भी ये आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि 2015-16 में गवर्नमेंट ने काफ़ी मेडिकल डिपार्टमेंट ने, प्रशासन ने और पत्रकारों ने और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो ये अपना टीवी मीडिया जिस ढंग से लोगों के घर तक पहुंचा है, यूट्यूब पहुंची है, मोबाइल पहुंचे हैं, इससे लोगों की जानकारी इससे बढ़ी है और इस टाइप के मरीजों की में कमी आई है। मैं आपको 10 साल पहले की बात बताता हूँ कि हमने लू और तापाघात के कारण सीरियस मरीज भी देखे, एक रेफर भी करने पड़े, इवन मृत्यु तक भी पहुँचे, लेकिन ये इन दिनों देखने को नहीं मिली। और इस साल मैं आपको बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि हमारे पास एक भी मरीज चौथी और पांचवी स्थिति में पहुंचकर अस्पताल पहुंचा नहीं अभी तक जी। न हीट ऑब्जेक्शन में पहुंचा है, न हीट स्ट्रोक में पहुंचा है। आईसीयू का बेड हमारा खाली है और हम चाहते हैं वो खाली ही रहे जी। आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं, आप लोग जो लोगों का प्रचार करके लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, उससे लोग करीब 11-12 बजे के बाद करीब 3-3:30 बजे तक, जबकि हीट का टाइम ज़्यादा रहता है, उस टाइम घरों में रहते हैं। अगर निकलना पड़ता है तो पूरा तन बदन बंद करके, छतरी लेके, सर पे साफा लगा के, कपड़ा पहन के, पानी की एक बोतल पी के, एक बोतल साथ में लेके निकलते हैं, जिससे उनको इस चौथी और पांचवी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है और हॉस्पिटलाइज होने से वो बच सकते हैं। दर्शकों, डॉक्टर एफ.एच. गौरी साहब ने आपको बताया कि किस तरह से लू, तापाघात या जो हीट स्ट्रोक है, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इसकी किस प्रकार से क्या स्टेजेज हैं और उनको हम किस तरह से गंभीरता से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी तक हम आपके पास अस्पताल में चूरू की बात करें, इस प्रकार 4th और जो 5th स्टेज है
उसके मरीज नहीं पहुंचे हैं। इसका रीज़न आपके अवेयरनेस मान रहे हैं या क्या रीज़न है? कोई टेम्परेचर का रीज़न है? देखो, अब की बार हमने क्या करा कि जब टेम्परेचर सबसे पहले आज के 1.5 महीने पहले जब रोजे शुरू होने वाले थे जी। तो उससे पहले ही प्रशासन भी इस मामले में जागरूक था, मीटिंगें की, और जो मरीज सुबह से हमारे पास आते थे, एक आधी उल्टी दस्त का या एक आधी गर्मी में जो लेट आते थे, 11 बजे दिखाने आते हैं और आते हैं, उनको हमने गाइड करना शुरू कर दिया सभी लोगों ने जी जी कि भाई आप लोग जल्दी काम किया करो, दोपहर को 11-12 बजे के टाइम को अवॉइड किया करो, और धूप के अंदर अगर आपको निकलना पड़ता है मजबूरी बस, तो उसमें पानी की बोतल साथ लेके निकलें, घर से पानी पी के निकलें, जी। और सर पे छतरी रखें, छतरी नहीं तो कपड़ा रखें, सूती कपड़े पहने और पूरा शरीर बदन को ढक के रखें ताकि हीट का आपको डायरेक्ट टच नहीं हो। लू चलती है वो अगर डायरेक्ट आपकी स्किन को टच करेगी तो सनबर्न की स्थिति और सन रेसेज की स्थिति, हीट रेसेज जो पहली स्टेज है उसकी स्थिति आएगी, उससे भी बचो। क्योंकि एक तो चमड़ी के ऊपर एक कपड़ा जो सूती कपड़ा है उसके बीच में जो एयर होएगी आपके चमड़ी के बीच में और कपड़े के बीच में, वो एयर आपके एयर कंडीशन का काम करेगी, वो कंडीशनिंग करेगी आपकी बॉडी की और आपकी जो हीट की जो लू है उससे आपको बचाएगी। अगर आपने साफा पहन रखा है, अगर आपने सर पर कपड़ा रखा हुआ है, अगर आपने ढीले और सूती कपड़े पहन रखे हैं, तो आपकी बॉडी को टेम्परेचर 30-35 ही सहना पड़ेगा, चाहे बाहर कितना 50 ही टेम्परेचर हो। और 30-35 में शुरू के आदमियों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि इनके लोगों को आदत है। हमारे पास इन दिनों दिल्ली से भी स्वास्थ्य मंत्रालय से भी फ़ोन आए, उन्होंने भी जानकारी चाहिए कि आप लोग कैसे व्यवस्था कर रहे हो, वहाँ क्या स्थिति है, कितने मरीज़ भर्ती हैं। तो मैं आपको बड़े गर्व से बात बता रहा हूँ कि पिछले साल जो हमारे गर्मी से जितने रोगी भर्ती हुए हैं, इस बार उतने भी नहीं हुए, जबकि गर्मी इस बार ज़्यादा है। हाँ, गर्मी इस बार ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो अवेयरनेस और जागरूकता आई है वो आपके माध्यम से और लोगों की सोच के माध्यम से इसमें परिवर्तन आया है, और अगर अपन सावधानी बरतें तो ये बचाव संभव है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और कर लेते हैं, ये आपने तमाम जो अवेयरनेस है, हम जो प्रिकॉशंस हैं वो कर लेते हैं, उसके बावजूद भी बहुत बार दोपहर में आना जाना होता है, उससे लू लग ही जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अपने आप को हम आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये साधारण बुखार हो गया है या लू लग गया है, क्या हुआ है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति क्या निर्णय ले कि आपके पास पहुँचे या घर पर ही कुछ अपने उपचार शुरू कर दे? देखो, अगर मान लो आप धूप से बाहर से आए हो और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अगर पानी पीने के बाद आप सामान्य स्थिति को सामने करने की स्थिति में आ जाते हो, तो नेचुरल है गर्म वातावरण से ही आपको कोई दिक्कत हुई है। अगर बुखार किसी इन्फेक्शन से हुआ है तो इन्फेक्शन का बुखार जो है वो अपने आप में बोलता है। जैसे आपको खांसी जुकाम साथ में फिर बुखार हुआ है, आपको उल्टी दस्त लग रहा है फिर बुखार हुआ है, आपको अन्य कोई प्रॉब्लम है फिर बुखार हुआ है, तब तो आप सोच सकते हो कि इसका कारण दूसरा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मान लो आधा घंटे बाद धूप में कोई काम करके आए हो और शरीर गर्म जलने लग गया, तो आप ठंडे वातावरण में अगर आते हो, थोड़ा पानी पीते हो, रेस्ट करते हो, उससे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ जाता है, तो इसका मतलब वो गर्मी की वजह से ही हुआ है। और निसंदेह वो जो गर्म से जो वातावरण से बुखार आता है वो आपके ठंडे टेम्परेचर में आने से और पानी पीने से उसमें 80 से 90% अवस्था ठीक की तरफ लौट आती है, पानी की कमी की तरफ नहीं बढ़ती है। जी दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया अभी आपको कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि लू लगा है या नहीं लगा है, उसके लक्षणों के बारे में हमने बात की। डॉक्टर साहब, हम ऐसा सोचते हैं कि मरीज अपने आप को मरीज बनकर आपके पास पहुंचे ही नहीं, उसके लिए क्या कुछ ऐसे खान पान की बातें भी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिससे कि जो लू वाले प्रकोप हैं उनमें जिस हद तक भी बचाव हो सके हो जाए? गर्मी के दिनों में प्रकृति ने एक सबसे बढ़िया साधन जो उपलब्ध कराया है कि जो तरबूज है वो गर्मी में होता है। जी, अगर मालिक तरबूज को सर्दी में पैदा कर देता तो उसको कौन रोक रहा? जी। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जो चीज़ नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है वो वक्त के हिसाब से ही मिलती है, मौसम के हिसाब से ही आती है, और उन मौसम में उनका उपयोग करें तो उचित प्रतीत होता है। जैसे तरबूज है, मतीरा है, पाइनएप्पल है, ये सारी चीज़ें इन दिनों मिलेगी और ये गर्मी में खाने के लिए सहायक है। इन दिनों में अगर आप मीट का सेवन ज़्यादा करोगे या दालों का सेवन ज़्यादा करोगे या बेसन की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करोगे तो उससे आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और बॉडी में ऑलरेडी आपको पानी की डिमांड रहती है,
तो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने से अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे तो डिहाइड्रेशन की तरफ, पानी की कमी की तरफ आप जाओगे और धूप में निकलोगे तो आपको उसका विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इन दिनों लिक्विड खाना और हल्का खाना और पानी ज़्यादा पीना, शिकंजी ज़्यादा पीना, तरबूज खाना, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बेहतर है। पहले जब हम छोटे थे तो देखा करते थे कि हर घरों में 3 साढ़े 3 बजे ठंड चाय बनाने का सिस्टम शुरू हो जाता था उठते ही, और सब लोग बच्चे से लेके बड़ा तक 2-2 गिलास, 1-1 गिलास सब ठंड चाय पिए करते थे। लेकिन आजकल ये सिस्टम फैमिलीज़ में देखने को नहीं मिलता है। आजकल कोल्ड ड्रिंक्स लोग ज़्यादा पीते हैं, लेकिन जहाँ तक मौसम का मतलब है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सिंपल पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो। आपको ये सोच रहे हो कि ज़्यादा गर्मी लगी तो ज़्यादा ठंडा पीने से कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पानी की कमी ना आए, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, शरीर के आंतरिक तापमान को पानी ही कंट्रोल कर सकता है। बाहर के टेम्परेचर को अपन बाहर से जहाँ डायरेक्ट अपने को ताप लगता है, धूप लगती है, लू लगती है, उससे अपने आप को हटा लें, कपड़े सूती पहने और अंदर के टेम्परेचर को पानी पीकर जो थोड़ा सा ठंडा हो, नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा हो, बॉडी के उपयुक्त, उसको अगर अपन पीते रहें, बार बार लें, थोड़ा थोड़ा लें, तो इससे 100% बचा जा सकता है। जी, बहुत बेहतरीन जानकारी दर्शकों डॉक्टर साहब ने हमें दी, और कौन कौन सी चीज़ों का सेवन हम कर सकते हैं ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब एक बात और, कई बार आम लोगों के मन में ये धारणाएं होती है कि जो लू है उसको बहुत कॉमन शब्द के रूप में, एक छोटी सी बीमारी के रूप में मानते हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते, प्रिकॉशंस यूज़ नहीं करते। हम दर्शकों तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो लू है, हीट स्ट्रोक है, तापाघात है, किस हद तक खतरनाक है, क्या जानलेवा भी हो सकता है? देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक व्यक्ति इन दिनों में खेत में काम करेगा, मजदूरी करेगा और लगातार एक्सपोजर में रहेगा, पानी की कमी रहेगी, साथ में उस मरीज के मान लो टीबी चल रही है जी, साथ में उसके मान लो वो शुगर का पेशेंट है जी, साथ में अगर उसके ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ये तापाघात जानलेवा साबित हो जाता है। बहुत सही बात बताई। अगर वो प्लेन पेशेंट है, अच्छा पेशेंट है, तो जवान आदमी है तो सहन कर जाएगा, लेकिन साथ में अन्य बीमारी होने पर इसकी स्थिति है, ये ताप उसके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। पुराने दिनों में हमने, पहले सालों में हमने देखा भी है, लोगों की मृत्यु तक हुई है, लेकिन उनमें साथ हमें हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बीमारी साथ में मिली है जी, जिसके कारण ये ताप लगने से उस बीमारी का असर विपरीत रूप सामने आया। अब एक मरीज है, धूप में काम करने के बाद बेहोश हो गया, पता चलता है उसके साथ शुगर ही 50 थी, फिर पता चला कि उसने गोली तो ले ली, खाना ही नहीं खाया हुआ था, पानी भी कम पिया हुआ था। तो वो अगर मरीज बेहोश होकर आता है अस्पताल में, तो उसको अलग अलग आदमी अलग अलग ढंग से देखेगा। उसको पत्रकार अपनी नज़र से देखेगा कि साहब अस्पताल लेके पहुंचा, डॉक्टर साहब ने उसको ठंड में एसी नहीं चला हुआ था, एसी खराब पड़ा था, बर्फ़ नहीं थी। उसके रिश्तेदार ये देखेंगे, साहब हमारा मरीज तो धूप में काम करने से बेहोश हो गया। डॉक्टर ये देखेगा इसकी शुगर ही लो हो रही है, इसने पानी ही नहीं पिया, डिहाइड्रेशन हो गया इसके, इस वजह से ये गया है। तो इस टाइप की अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यवस्था है। प्रशासन उसको इस ढंग से देखेगा कि इसको डॉक्टर साहब ने कितनी देर में देख लिया, इलाज कितनी देर में चालू कर दिया, इलाज में कोई जांच में कोताही तो नहीं बरती। प्रशासन की नज़र अलग होती है, मरीज के रिश्तेदारों की अलग होती है, चिकित्सक की अलग होती है और पत्रकार की अलग होती है। कुल मिला के बात एक है, अगर हम एज ए बचाव और इस वातावरण में जीना सीखना चाहते हैं, तो जो आदमी शुगर के रोगी हैं, जो आदमी जिनके ब्लड प्रेशर की पहले से दवाएं चल रही हैं, जिन लोगों को ओल्ड एज के लोग हैं और साथ में धूप में ज़्यादा मजदूरी का काम करना पड़ता है व्यवस्था के कारण, उन लोगों को इस धूप में अपने एहतियात के लिए दवाई समय पे लेना, अपनी नियमित जांच कराते रहना और पानी पी के निकलना, सूती कपड़ा पहनना, सर पे कपड़ा रखना, ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान वो रखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो हमारे 2-2.5 महीने गुजरे हैं गर्मी के, वो सुकून से गुजरे हैं, बिना किसी कैजुअलिटी के गुजरे हैं, और हम चाहते हैं कि करीब 1 महीना और है वो अभी हमारा ये गुजरे अच्छे। जिस प्रकार आपने स्वाइन फ्लू में मुझे मौका दिया था लोगों को जागरूकता के अभियान के तहत, उसी प्रकार स्वाइन फ्लू में हमने 0 रिकॉर्ड रखा है, और ईश्वर ने चाहा तो इस गर्मी में भी हम 0 रिकॉर्ड के साथ आगे प्रवेश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी 0 रिकॉर्ड्स की।
एक आम हमारे दर्शकों के लिए एक निजी सवाल आपसे कि आप इस 50 डिग्री के टेम्परेचर में आप भी चूरू ही रह रहे हैं, चूरू ही सेवाएं दे रहे हैं, आप अपनी दिनचर्या किस रूप से रख रहे हैं सुबह उठने से लेकर रात तक कि इतने भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भी आप इन तापाघात लू से अपने आप को बचा रख पा रहे हैं, ताकि दर्शक आपके टिप्स को फॉलो कर सकें? एक तो विल पावर मजबूत होना चाहिए। मैं तो कोई परवाह करता भी नहीं हूँ। परसों हमारे जिला कलेक्टर महोदय 1:30 बजे अचानक अस्पताल पधारे। उन्होंने देखा कि आपका वार्ड कैसा है, कितने मरीज भर्ती हैं, कितनी गर्मी है हॉस्पिटल में, भर्ती मरीज के पास खड़े होने में क्या महसूस करते हैं, बाहर खड़े होने पे क्या महसूस करते हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ चूरू में अच्छी व्यवस्था है। मैंने कहा साहब, चूरू में लोगों को भी धूप सहने की आदत है जी, और लोग इनका बचाव खुद कर लेते हैं, इसलिए हम अच्छी व्यवस्था कर पा रहे हैं। वरना सारे लोग धूप में काम करते हों और धूप के और तापाघात के मरीज बहुत ज़्यादा आ जाएं तो कोई भी व्यवस्था फैल हो सकती है। जी, ये व्यवस्था अच्छी इसीलिए आपको लग रही है कि हमारे पास मरीज कम पहुँचे, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो अनुरूप हो और सबको वो मिले। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और हल्की कसरत करता हूँ, नमाज अदा करता हूँ, उसके बाद में मरीज देखते हैं। मैं ठंड में छाया में भी बैठ के काम करता हूँ और जब भी बाहर निकलता हूँ तो 2 गिलास पानी पी के निकलते हैं। और जो पानी पी के निकलें उस टाइम ये ध्यान रखें, फ्रिज का पानी पी के नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा कम पानी पीना चाहिए। और जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाते ही 1 मिनट रेस्ट करके आधा गिलास और पीना चाहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर को ढक के रखें। और 51 में भी हमने काम किया है, 50 में भी किया है। और आपको बता दूं कि जब लू चलती है उसका 51 डिग्री टेम्परेचर, आप ये मानो कि 51 नहीं, वो कई गुना ज़्यादा मानो आप उसको। ये जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं 51 के, ये आपको आंकड़े खाली मान लो एक निश्चित लू चल ही नहीं रही है, हवा बंद है, उसमें 51 है, वो उसका असर अलग है। एक गर्म लू साथ लग रही है, उसमें अगर 51-50 टेम्परेचर है, उसका प्रभाव कितना ही गुना ज़्यादा हो जाता है आदमी के शरीर पे। और इसलिए और वो गिलास ठंडा पानी जल्दी से पी जाता है और गला ख़राब करके जुकाम लगा लेता है, उल्टी दस्त कर लेता है कुछ खा पी के। ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। सामान्य रहें, साधारण पानी पिएं, थोड़ा सा ठंडा पिएं, पानी पी के निकलें, जहाँ पहुँचे वहाँ पानी पियो, ज़्यादा देर धूप में मत रहो। आपको धूप शरीर ने में एक ऐसा कंप्यूटर फिट है, अगर कोई शरीर के विपरीत अनुकूल बात न होगी तो आपको अलार्म की घंटी बजती है शरीर की तरफ से कि अब सही नहीं है, अब ठंड में चलो। उस टाइम में उसको नेगलेक्ट मत करो। शरीर की उस अलार्म को आप नेगलेक्ट न करें और वो उस टाइम आप ठंड में बैठ जाएं, 1 गिलास पानी पिए, फिर दोबारा काम करें 15 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, 2 महीने का ये दौर है प्रचंड गर्मी का, इस टाइम में आपका जो चिकित्सा महकमा है और प्रशासन है साथ में, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ऐसी सुविधाएं कैंप की या कोई ऐसी मुहैया करवा रखी हैं कि आम जो व्यक्ति हैं या रोगी हैं वो उस जगह संपर्क करके इस लू से संबंधित जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में रिलीफ ले सकें? कोई अलग से व्यवस्था? अलग से व्यवस्था नहीं, हमने जो हॉस्पिटल के अंदर अलग से वार्ड बना दिया है, अलग से जो ICU है उसमें एक बेड रखा है और बर्फ़ वगैरह की व्यवस्था करी है। आजकल सड़कों से सारे गांव जुड़ चुके हैं, शहर जुड़ चुका है, सबके पास मोबाइल हैं, गांव में व्हीकल भी अवेलेबल हैं और PHC CHC की सुविधाएं भी पुराने ज़माने के दौर से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इसलिए कोई भी आदमी किसी भी चिकित्सक से ऐसा मान लो कि आधा घंटे ज़्यादा दूर नहीं है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, तो आधा घंटे के अंदर आप अस्पताल पहुँच सकते हो कहीं से भी। तहसील स्तर पे तो पहुँच ही सकते हो और जिला स्तर पे भी आपको ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये साधन जो सुगम हुए हैं, जो माध्यम बड़े हैं, जो प्रचार बड़ा है, इसके चलते पुराने ज़माने में जो व्यवस्था हुआ करती थी, कैंप लगाया करते थे, उन व्यवस्थाओं की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। इसलिए क्योंकि जो हम मरीज़ का अस्पताल में कर सकते हैं वो वहाँ जाके नहीं कर सकते जी, और जो वहाँ जाके करने लायक है उसके लिए अलग से व्यवस्था करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि PHC CHC पे मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है। लोगों को भी जागरूकता है। आज ORS हर PHC पे फ्री मिलता है। अब छोटी सी बात, अगर ORS आपको नहीं भी मिलता है तो आम आदमी को हमने सैंपल सर्वे किया, हमने पूछा ये ORS क्या होता है साहब, नमक चीनी का घोल क्या होता है। तो आप ये देखिए 10 में से 7 आदमी ने बता दिया कि साहब 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी थोड़ा नमक डाल के घोल लो, वो ORS बन जाता है। वो गर्मी में, उल्टी दस्त में, दोनों में काम कर सकता है।
ये जागरूकता जो है लोगों में, इसने इन स्थितियों को बदला है। इसमें सभी का प्रयास शामिल है। जी डॉक्टर साहब, आपको शेखावटी केबल नेटवर्क के तमाम दर्शक सुन रहे हैं। आप अपनी तरफ से इस मौसम को लेकर, इससे बचाव को लेकर, इससे बचने को लेकर और इसके इलाज को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? तो वैसा है कि मैं तो मजाक में तो एक बात कहा करता हूँ कि चूरू के लिए ये गौरव की बात है। मैं जब हज पे गया हुआ था तो वहाँ मेरे अमेरिकन और यूरोप के कई डॉक्टरों से मेरी बात हुई। तो मैंने बताया कि मैं चूरू का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा वो जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब गर्मी पड़ने का मुझे कोई उसमें वो नहीं लग रहा। हमें जीना आता है गर्मी में, हम जी सकते हैं, दुनिया में कहीं जा सकते हैं। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, चूरू का लोग कहीं भी रह सकता है। और यही हमें ऊर्जा देती है कि हम इस गर्मी को पछाड़ देंगे, गर्मी को हरा देंगे और कोई नुकसान हमारी जनता का नहीं होगा, हमारा नहीं होगा। ऐसी शुभकामनाएं मैं सब जनता को देना भी चाहता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर बाहर यात्रा पर निकलते हो, अगर मार्केटिंग के लिए भी निकलते हो, जैसे स्कूल में आजकल हर बच्चों को बोतल पानी की लेके भेजते हैं। हम पढ़ते थे उस टाइम में ये सिस्टम नहीं था। हम जब जाते थे स्कूल तो पानी पीने की बोतल नहीं लेके जाया करते थे। आजकल हर बच्चा लेके जाता है। मेरे पास मरीज़ भी दिखाने आते हैं, कई बार दोपहर को आते हैं, शाम को, सबके हाथ में बोतल होती है पानी की। और मैं आने वाले से यही पूछता हूँ कि बोतल लाया गया साथ में, कि लाया हूँ। तो मैं अगर कोई नहीं लेके आता तो उसको यही कहता हूँ, अगली बार जब दिखाने आओ, चाहे कितने भी बजे हो, चाहे 8 बजे दिखाने आओ, क्या पता डॉक्टर साहब मिले न मिले, कोई वजह से देर हो जाए, पानी की बोतल ज़रूर साथ रखो, पानी की कमी मत आने दो। ये जो पानी है यही शरीर के आंतरिक तापमान को कम करता है। धूप से डायरेक्ट छाया में खड़े होकर बच सकते हो, लू से आप ओट में खड़े होकर बच सकते हो, लेकिन इंटरनल जो तापमान है वो पानी से ही कम होगा। इसलिए एक पानी की बोतल साथ होगी तो आपके लिए बहुत सुगम स्थिति रहेगी। दर्शकों, आप सुन रहे थे अभी डॉक्टर FH गौरी, प्रोफेसर मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज चूरू को, और इन्होंने आज लू से संबंधित जितने भी पहलू थे आपके सामने खुलकर बताया, और कौन सी इसकी स्टेजेस थी वो बताया, और किस स्टेज पर आपको घरेलू उपचार लेना चाहिए, किस स्टेज पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो भी बताया। उम्मीद करेंगे आप इन तमाम बातों से पूरी तरह से इन 2 महीनों के मौसम में लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा अपने दोस्त मनीष भारद्वाज को। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।